सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप तुम सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बाय द वे, एग्जाम आने ही वाला है। बकल अप योर प्रिपरेशन। हमने शुरू की थी एक नई सीरीज़। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स हम कवर कर रहे थे चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 डन एंड डस्टेड। चैप्टर 3 आज हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट? So, chapter 3, which is liberalization, privatization and globalization. तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आए थे, बेसिकली एलपीजी रिफॉर्म्स जिसे बोला जाता है, आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 3. So this chapter basically discusses the significant economic reforms which was introduced in India in 1991, often referred to as LPG reforms, that is liberalization, privatization and globalization. These reforms aimed to address the economic crisis India faced and to modernize the economy by integrating it with the global market. तो बेसिकली जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया ने फेस किए थे उनको एड्रेस करने के लिए ये रिफॉर्म्स लेके आए थे, ताकि जो इंडिया है वो सारे इकोनॉमिक क्राइसिस से हट के एक ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट कर सके। तो आइए देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस थे 1991 में। इकोनॉमी बिल्कुल ही शटर डाउन हो चुकी थी, तो इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सिचुएशन थी। इंडिया फेस्ड सिवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। तो बीओपी क्राइसिस था, यानी कि हमारा जो नेट इम्पोर्ट है वो इतना ज़्यादा था कि उतना हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से सिवियर बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया ने फेस किया विद इनसफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू पे फॉर इम्पोर्ट्स। मतलब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम जो इम्पोर्ट कर रहे थे हम उसको पे बैक कर सकें। हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का तब बढ़ जाता है जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करने लग गई तो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा जितना गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, तो फिस्कल डेफिसिट में आ गया, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई, अबव 16%, विच एडेड टू द प्रॉब्लम फर्दर। अब क्या हुआ, 1991 में गल्फ वॉर हो जाता है, विच फर्दर एग्रीवेटेड द सिचुएशन ड्यू टू द इंक्रीज ऑयल प्राइसेस। अब गल्फ वॉर जो हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, सप्लाई साइड में जो हुआ इन्फ्लेशन आ गई, ठीक है। सप्लाई साइड जो बॉटल नेक्स थे तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस हाइक हुआ तो सप्लाई शॉर्ट हो गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गई। एंड इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ को इंडिया ने अप्रोच किया, वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया, ताकि उसे असिस्टेंस मिल सके इन टर्म ऑफ फंड्स, विच लीडिंग टू द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो अब इंडिया ने आईएमएफ के पास गए, जब इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी तो इंडिया ने सीख किया वर्ल्ड बैंक की हेल्प, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेल्प, ताकि कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंडिया लेके आ सकें। तो अब इंडिया को ज़रूरत थी कुछ रिफॉर्म्स की, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिस्कल डेफिसिट्स कम हो सकें, स्टेबलाइज हो सके इकॉनमी। ऐसे रिफॉर्म्स चाहती थी इंडिया, अट्रैक्ट कर सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटीग्रेट करें इंडिया की इकॉनमी को विद द ग्लोबल मार्केट्स। एंड थर्ड इज इन्हेंस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूस द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कि अब ऐसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जो गवर्नमेंट बार बार रेगुलेट कर रही थी चीज़ों को, उसको स्लो डाउन किया जा सके और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे इंडिया में आ सकें, और ताकि हम ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट कर सकें, फिस्कल डेफिसिट कंट्री का कम हो और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, जिससे इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाए। तो ये कुछ रिफॉर्म्स अब इंडिया को चाहिए थे। तो अब क्या होता है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स? तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन। तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब टू रिमूव अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेसेस एंड ट्रेड्स। जो अनरेगुलेटेड मतलब जो अननेसेसरी रेगुलेशंस लगाई थी गवर्नमेंट ने, ठीक है, कंट्रोल्स लगाए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी बिजनेसेस पे या फिर ट्रेड पे, तो वो सब हटाया जाएगा अब, ठीक है। वो है लिबरलाइजेशन का मतलब। तो फीचर्स देखते हैं इसमें क्या क्या है। जो लाइसेंस राज था, एंड ऑफ लाइसेंस राज हो गया सबसे पहले। जो रेगुलेशंस थे इंडस्ट्रीज़ पे, फाइनेंशियल मार्केट्स पे, अब वो हटाया जाएगा। तो डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हुई, डी रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, जो टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था पहले, उसको सिंप्लीफाई किया गया। एंड प्रमोशन ऑफ द कॉम्पिटिशन को फर्दर इन्हांस किया गया। रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, जो पहले इम्पोर्ट कोटाज या फिर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इम्पोर्ट में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सारी टैरिफ हमने कम कर दिए, रिड्यूस कर दिए, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जब लिबरलाइज किया अपने इकॉनमी को, मतलब जब अननेसेसरी जो गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की थी उन सबको हटाया, रिस्ट्रिक्शन जो बिजनेसेस पे थे या फिर ट्रेड रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जब वो हटाया तो हमारी इकॉनमी एकदम लिबरल हो गई। अब हम आराम से इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो
इंक्रीज एफिशिएंसी होगी इंडस्ट्रीज़ की, अब इंडस्ट्रीज़ अच्छे से काम करने लगी। इट बूस्ट द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अब क्या हुआ, जैसे गवर्नमेंट ने अपना रोल और इंटरवीन करना बंद किया तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन के कुछ इम्पैक्ट्स हमने देखे। अब देखते हैं व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर। जब हम ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की शिफ्ट कर देते हैं और दे देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर को। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। इसका मतलब है जब हम ओनरशिप या फिर मैनेजमेंट किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो पहले एक एंटिटी गवर्नमेंट देख रही थी, अब हम उसको प्राइवेट सेक्टर के पास दे रहे हैं, तो उसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन? कैसे गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती है? तो गवर्नमेंट करती है थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, थ्रू स्ट्रेटेजिक सेल, थ्रू क्लोजर ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट्स। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है सेलिंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटिटीज। गवर्नमेंट का किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो शेयर था उसको सेल आउट कर दिया आप प्राइवेट एंटिटीज़ को, तो उसको बोल दिया हमने डिसइन्वेस्टमेंट। अब सेकंड क्या स्ट्रैटेजिक सेल, सेलिंग अ मेजॉरिटी स्टेक इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट का स्टेक था वो सेल आउट कर दिया। ठीक है, अब क्या क्लोजर ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट्स। अब हमने जो भी गवर्नमेंट की ऐसी यूनिट्स थी जो लॉस बना रही थी, बेसिकली उसका कोई प्रॉफिट नहीं दे रही थी, तो उन सबको शट डाउन कर लिया। शटिंग डाउन ऑल द इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली तो एक तो प्राइवेटाइजेशन को हमने बढ़ावा दिया। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने रेगुलेशन कम कर दी। डिसइन्वेस्टमेंट हुई, अपने जो मेजॉरिटी जो शेयर्स थे गवर्नमेंट ने वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। ठीक है, और जो भी ऐसी यूनिट्स थी जो लॉस बना रही थी उनको शट डाउन कर लिया। तो इसके थ्रू हमने क्या कर लिया, प्राइवेटाइजेशन हो गई। व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स? अब देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो प्राइवेटाइजेशन से हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। अभी तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था सब चला हुआ भर भर के, तो हमने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन जब प्राइवेट एंटिटीज़ को हमने बढ़ावा दिया तो हमने जो फाइनेंशियल बर्डन सिर्फ गवर्नमेंट लेके चल रही थी उसको रिड्यूस करना था, हमको इंक्रीज करना था एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस। थर्ड इज़ टू प्रमोट अ कॉम्पिटेटिव मार्केट एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ही सब कुछ देख रही थी तो हमने ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेशन का हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या होगा, कॉम्पिटेटिव मार्केट इन्वायरमेंट प्रमोट होगा इससे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ जब हमने प्राइवेटाइजेशन ले आई? इट इन्हांस द प्रोडक्टिविटी इन प्राइवेटाइज यूनिट्स। सेकेंड इज कंसर्न ओवर जॉब लॉसेज एंड सोशल इक्विटी। ठीक है, ये कुछ इम्पैक्ट्स थे। अब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकॉनमी विद द ग्लोबल इकॉनमी बाय एनकरेजिंग फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जब हम इंडिया की इकॉनमी को इंटीग्रेट कर दें ग्लोबल इकॉनमी के साथ, कैसे? जब हम फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, या फिर हम टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। यानी कि अब हम पूरी होल वर्ल्ड को एज अ यूनिट देख रहे हैं। पहले हम इंडिया को अपना समझते थे, अब हम ग्लोबली सबको एक साथ देख रहे हैं। हम अब बाकी कंट्रीज़ के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, तो उस चीज़ को बोला जा रहा है ग्लोबलाइजेशन। तो इसके कुछ मेजर्स देखते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन अचीव करनी है। रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड कोटाज। जब हम किसी फॉरेन प्रोडक्ट पे जब हम उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसकी ड्यूटीज़ अगर हम कम कर देंगे, उस पर जो हाई टैरिफ लगाया होता है उसको रिड्यूस करेंगे, तो फॉरेन जो गुड्स हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दी तो इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगी। एनकरेजिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब हम FDI इनकरेज करेंगे इन वेरियस सेक्टर्स, ठीक है, कि बाहर की जो फॉरेन कंपनीज़ है वो डायरेक्टली आके इंडिया में इन्वेस्ट करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में, तो इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगी। अडॉप्शन ऑफ द पॉलिसीज़ प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स। ऐसी पॉलिसीज़ को हम प्रमोट करें जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दें। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे जब हम ऑर्गेनाइजेशन में वॉलेंटरली पार्टिसिपेट करेंगे तो ओवरऑल दिस लेड टू द इंक्रीज इन द ग्लोबलाइजेशन। अब क्या है इसका इम्पैक्ट देखते हैं। एसेस टू दी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। अगर हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, इसके मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी शेयर होगी, कैपिटल एडवांस होगा। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, उनको भी एक मार्केट मिलेगी, तो फर्दर इंडिया के लिए भी अच्छा है। इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हमेशा वो उस कॉम्पिटिशन में रहेंगे कि हमें अच्छी
चीज़ें लेके आनी है, ताकि जो कंपटीशन है, क्योंकि अब उनका कंपटीशन सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट्स के साथ नहीं है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के साथ नहीं है, बाहर की इंडस्ट्रीज़ के साथ भी है, ग्लोबली है। तो हमेशा वो एक कंपटीशन में रहेंगे तो अच्छा ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। सो थर्ड इज़ इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो हम देखते हैं कि ये जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, जैसे हमने देखा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, फिर देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जब हमने अपनी इकॉनमी को लिबरल कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है, ग्लोबली हमने कनेक्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली जीडीपी तो बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, पोस्ट रिफॉर्म ग्रोथ रेट्स इंप्रूव सिग्निफिकेंटली, एवरेजिंग 6 to 7%। रिफॉर्म के बाद जो ग्रोथ रेट था वो एवरेज जो था 6 to 7% स्पाइक हो गया। इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गई। एफडीआई एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट सर्च, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ। सेवरल सेक्टर्स लाइक आईटी, टेलीकम्युनिकेशंस एंड फार्मास्यूटिकल्स ग्रो रैपिडली। तो बहुत से जो सेक्टर्स थे, जैसे आईटी था, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल्स, ये भी बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हुए। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ। ठीक है, इंक्रीज्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, पोर्ट्स एंड पावर। ठीक है, अब क्या हुआ, जब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स बने, पोर्ट्स बने, रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी तरफ इन चीज़ों को भी बढ़ावा मिला। फिफ्थ इज एक्सपोर्ट ग्रोथ। इंडिया बिकम अ सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज। तो एलपीजी रिफॉर्म के बाद सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला वो सर्विस सेक्टर को मिला। इंडिया बिकेम अ सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज, स्पेशली द आईटी एंड सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट से नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, राइजिंग इनइक्वालिटी आ गई, यानी कि कुछ एरियाज़ या फिर रीजन्स ग्रो कर गए और कुछ रह गए, रीजनल डिस्पैरिटी आ गई। यहाँ पे लिखा है बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ वर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही थी, हमने देखा कि एलपीजी रिफॉर्म की वजह से ग्रोथ हुई, ग्रोथ रेट हमारा 6 to 7% स्पाइक हुआ, बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था जो भी ग्रोथ के बेनिफिट्स थे, विच लीडिंग टू द वाइडनिंग डिस्पैरिटीज, रीजनल डिस्पैरिटीज आ गई। निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, अब क्या हुआ, इन रिफॉर्म्स ने सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो किसको, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया और सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा दिया, बट एग्रीकल्चर को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया। तो फोकस ऑन इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर्स रिड्यूस द अटेंशन टू एग्रीकल्चर एंड कॉजिंग स्टेग्नेशन इन द रूरल एरियाज। Third is loss of jobs. Privatization and increased competition led to the retrenchment and unemployment in the public enterprises. अब क्या हुआ, जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दिया तो पब्लिक एंटरप्राइजेज में क्या हुआ, जॉब लॉस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बनना शुरू हो गई। ओवर डिपेंडेंस ऑन द ग्लोबल मार्केट्स, अब ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया, बट क्या होगा कि बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो गए ग्लोबल मार्केट्स पे। तो अपना जो सेल्फ था, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे इतना काम नहीं किया गया। वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स इंक्रीज्ड। अब क्या था कि जब हमारी ओवर डिपेंडेंस हो गई ग्लोबल मार्केट्स पे, तो अगर ग्लोबल मार्केट में कोई भी पैरामीटर ऊपर नीचे होता है तो उसका एकदम शॉक इंडिया को लगेगा। फॉर एग्जांपल, एकदम से ऑयल के प्राइसेस स्पाइक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया की इकॉनमी पे तो फ़र्क आएगा ही। तो जो हमारी डिपेंडेंस है ना ग्लोबल मार्केट्स पे, उसकी वजह से भी कभी भी हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए इकोनॉमिक शॉक्स के लिए। तो उसका हमें एक रेपरकशन देखने को मिला एज सीन इन इंडिया ड्यूरिंग दी 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार कि क्या क्या था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में। फोर्थ इज क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो देखा जाए इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो ये आए, इन्होंने ग्रोथ को एक्सेलरेट किया, बट बहुत सारे चैलेंजेस लेके आए। तो हम देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस थे। नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ टू इंश्योर द बेनिफिट्स रीच मार्जिनलाइज सेक्शन। तो मतलब हमने देखा कि while the reforms help stabilize the economy and accelerate the growth, they also raise the several challenges. ये मैंने बता दिया सबसे पहला, ठीक है। सेकेंड इज नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ टू इंश्योर द बेनिफिट्स रीच मार्जिनलाइज सेक्शन, यानी कि ग्रोथ तो हुई, बट ग्रोथ क्या थी, ये रीजनल बेस्ड ग्रोथ थी, बट हमें कैसी ग्रोथ चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, ताकि जो ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास पहुंचे, वो मार्जिनाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के पास भी पहुंचे, जैसे विमेन है, जेंडर डिस्पैरिटी जो चल रही है ऐसा ना हो, ठीक है। थर्ड इज प्रोटेक्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत थी, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया,
ताकि इंश्योर हो सके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन एवरी सेक्टर, एड्रेसिंग द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या हुआ कि इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या हुआ, एनवायरनमेंट के ऊपर तो ध्यान दिया ही नहीं। जो एनवायरनमेंट के जो कॉस्ट हमें फेस करनी पड़ी वो नहीं देखा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिला, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लेकिन उसके रेपरकशन थे एनवायरनमेंट पे, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये कुछ थे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कुछ नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हमें पड़े वो देखने के लिए। तो अब देखते हैं हम सेक्टर वाइज एनालिसिस कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या हुआ और सर्विस सेक्टर पे क्या क्या हुआ। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, ठीक है, एंड बट इट वॉज स्लो ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स बट पिक्ड अप ड्यू टू द लिबरल पॉलिसीज़। तो स्टार्टिंग में इट वॉज स्लो, बट जैसे लिबरल पॉलिसीज़ होगी, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होने लगा, सब कुछ होने लगा और बैरियर्स हट गए, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। एमर्जेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एज अ मेजर ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ, जब प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूजन कर दिया गया और जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन वो कम हुई, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पाइक मिला इंडस्ट्रीज़ को। सेकेंड इज एग्रीकल्चर सेक्टर, लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन एग्रीकल्चर। तो रिफॉर्म्स का एज सच हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को तो ऐसे ही नेग्लेक्ट किया गया था, तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड इम्पैक्ट था रिफॉर्म का इस पर्टिकुलर सेक्टर पे। देयर वाज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो इसको तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बेनिफिट एग्रीकल्चर सेक्टर को तो नहीं हुआ, इतना हमें समझ आ गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हमने ये देखा कि इनिशियली इट वॉज स्लो, बट ठीक है, लिबरल पॉलिसीज जैसे प्राइवेटाइजेशन हुई तो उससे हमें स्पाइक मिला इसमें। सर्विस सेक्टर का देखा जाए मेजर बेनिफिशियरी था ये, जितने भी रिफॉर्म्स ये हुए इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेने वाला था सर्विस सेक्टर, पर्टिकुलरली कौन सा, आईटी, टेलीकॉम एंड बैंकिंग। सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द जीडीपी एंड एक्सपोर्ट्स। तो इसने क्या किया, जीडीपी में ऑब्वियसली जब सर्विस सेक्टर इतना फ्लरिश हो रहा है, हम हर प्रकार की जैसे आईटी सर्विसेज सिर्फ इंडिया में नहीं दे रहे, हम ग्लोबली दे रहे हैं, टेलीकॉम सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, तो ये तो हर किसी को चाहिए थी, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ, तो इसने बहुत ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया और एक्सपोर्ट्स भी हुए सर्विस के, ठीक है। नाउ देर आर सम की टर्म्स टू रिमेंबर। जैसे हमने बात की थी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सेलिंग गवर्नमेंट ओन शेयर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो गवर्नमेंट के अपने शेयर्स होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, जब वो उसको बेच देती है उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सेकेंड इज FDI, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जो हमारी इंडिया की खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जब उसमें आके कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है उसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना हमने इम्पोर्ट किया, उसका जो पूरा बैलेंस निकाला जाता है, वही उसी बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। टैरिफ्स, टैक्सेस इम्पोज ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स। जो हम गुड्स इम्पोर्ट करते हैं बाहर कंट्री से अपने कंट्री में लेके आते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोला जाता है टैरिफ्स। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, पॉलिसी ऑफ रिप्लेसिंग इम्पोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वंस। ये हमने पहले भी पढ़ा कि हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब हम लेके आए थे 1956 में, तो उस टाइम पे हमने ये फिलॉसफी शुरू की थी अपनाना, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। जब हम रिप्लेस कर रहे हैं बाहर की इम्पोर्टेड गुड्स को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स के साथ, यानी कि अब हम बाहर की गुड्स के ऊपर रिलाई नहीं रह रहे, हम खुद की गुड्स ही यूज़ करेंगे, तो उसको बोला जाता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। सो कंक्लूजन देखते हैं। द LPG रिफॉर्म्स ऑफ 1991 मार्क्ड अ पैराडिगम शिफ्ट इन इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ सोशलिस्ट फ्रेमवर्क टू अ मार्केट ओरिएंटेड इकॉनमी। ठीक है, तो 1991 के रिफॉर्म ने बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया। पहले हमने देखा था कि 1990 से पहले हमारी जो इकॉनमी थी वो सोशलिस्ट थी, क्लोज इकॉनमी थी। अब हमने ओपन इकॉनमी की और मार्केट ओरिएंटेड इकॉनमी बनी। मार्केट इकॉनमी का मतलब है कि जब डिमांड एंड सप्लाई पे काम होता है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम हो जाती है, हम मार्केट को फ्री फ्लो छोड़ देते हैं कि जितना डिमांड होगा उस हिसाब से सप्लाई एंड वो मार्केट लेड फोर्सेस अपने आप अपना काम कर लेगी। ठीक है, while they successfully addressed the economic crisis and boosted the growth। तो इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने क्या किया, इकोनॉमिक क्राइसिस को सक्सेसफुली एड्रेस किया, बूस्ट किया हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा। दे ऑल्सो क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस लाइक, बट इन्होंने क्या किया, कुछ नए चैलेंजेस आ गए, इनइक्वालिटी आ गई, रीजनल डिस्पैरिटीज़ आ गई, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी आ गई, जैसे हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, ठीक है। सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रिमेन्स अ की प्रायोरिटी फॉर द पॉलिसी मेकर्स। तो अभी भी मतलब जो पॉलिसी बना रहे थे उनके लिए सस्टेनेबल ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वर इनिशिएटेड इन विच ईयर। तो ये तो सबको पता होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे, 1990 1991 हमने देखा, तो यहाँ पे क्या है 1991। What was the main reason for introducing economic reform in India? क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे हम? क्योंकि उस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। कैसे? बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आए थे।
बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्लेड अ की रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म आ सके? हमने अभी पढ़ा था IMF एंड वर्ल्ड बैंक, तो कहाँ लिखा है? देयर इज ओनली IMF, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। Who was the finance minister of India during the initiation of 1991 economic reforms? हमने पढ़ा था ये पिछले क्लास जो हमने पिछली की थी चैप्टर 2 में, उसमें हमने देखा था। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे लेट श्री मनमोहन सिंह, और उस टाइम पे मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो मुझे कमेंट्स में बता देना, याद होगा तो। ठीक है। फिफ्थ इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 इज एसोसिएटेड विद विच 3 ब्रॉड पिलर्स? तो कौन कौन से 3 ब्रॉड पिलर्स थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और LPG रिफॉर्म्स? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो रिस्ट्रिक्शन जब वो हम हटा देते हैं किसी भी इम्पोर्ट्स पे, है ना, किसी भी चीज़ पे ऊपर, तो रिमूविंग गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे जब गवर्नमेंट का कंट्रोल हट जाता है तो उसे बोला जाता है लिबरलाइजेशन। ठीक है। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, अब फ्री फ्लो हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आराम से हो सकती हैं। व्हाट डज प्राइवेटाइजेशन मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट क्या कर देती है, अपनी ओनरशिप हटा के प्राइवेट के पास दे देती है, प्राइवेट एंटिटीज़ के पास। सो रिडक्शन इन द गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। थ्रू कैसे करती है वो? थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी इतने अच्छी मतलब आउटपुट नहीं दे रही यूनिट्स उसको बेच देती है। इस तरीके से वो अपनी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस से कुछ शेयर्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कुछ शेयर्स प्राइवेट्स को दे देती है। ठीक है। नाउ द ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या आता है? इंक्रीज्ड डिपेंडेंस बिटवीन द इकोनॉमीज। ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन मतलब हम पूरे देश, पूरी जितना भी वर्ल्ड है उसको एक ही यूनिट समझ रहे हैं, तो इंटरडिपेंडेंस तो है ही इकोनॉमीज पे। ठीक है। रिडक्शन इन द ट्रेड बैरियर्स। हाँ, हमने अभी पढ़ा था कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो हम जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़, उसको बिल्कुल लो कर देते हैं या फिर हटा देते हैं। तो रिडक्शन द ट्रेड बैरियर्स, ताकि फ्री फ्लो ऑफ चीज़ें हो सके, टेक्नोलॉजी फ्री फ्लो कर सके, ट्रेड आराम से हो सके। प्रमोशन ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, ग्लोबलाइजेशन होगी तो FDI तो आएगा ही, तो ये ऑल ऑफ द अबव। सो द 9th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिसइन्वेस्टमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए सही है? इट इन्वॉल्व सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट का हमने ऊपर की टर्म्स में भी देखा, तो अभी फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट के एक शेयर्स हैं, उसको बेच देती है, तो उसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म? दे रिड्यूस द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकॉनमी। ऐसा तो नहीं था, 1991 के रिफॉर्म्स ने तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया था, तो 1 तो नहीं है। दे एम्ड टू इंटीग्रेट द इंडियन इकॉनमी विद द ग्लोबल मार्केट। येस, उनका मेजर एम था कि इंडिया की इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट किया जाए, जिसे हम बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो है। दे फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द फिजिकल डेफिसिट। येस, गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गए थे, गवर्नमेंट का इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था जितना कि डेफिसिट हो गया था। तो ऑब्वियसली इसी के लिए हमने LPG रिफॉर्म्स लेके आए थे, तो 2nd and 3rd। सो या हमने बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक समझा, उसके क्वेश्चंस के, PYQs के। सो दैट्स इट। सो या एवरीवन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई रियली होप यू लव वॉचिंग माय वीडियोस एंड इफ यू रियली डू देन कीप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड या देखते रहो। बाय बाय।